अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उवैस मलिक है और आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये सब्जेक्ट क्यों, बोले सॉइल क्यों पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ वी कंसिडर एनी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई बुर्ज खलीफा हो, चाहे कोई फ्लाईओवर, चाहे कोई ब्रिज, all and each and every civil engineering structure is based on what? It is based on soil। और इसी वजह से ये जो soil mechanics है ये हमारा core subject है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है आप डायरेक्टली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठा के देख सकते हो। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आती है वेटेज के हिसाब से। अगर हम कोई एग्ज़ाम देखें जो हमारी इंजीनियरिंग का टॉप कैडर लेवल एग्ज़ाम है वो है ईएससी, और ईएससी दो पार्ट्स में दिया जाता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। मैं 2018 की बात करता हूं। 2018 में प्रीलिम्स में 21 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 150। 21 मार्क्स आए थे सिर्फ सॉइल में से और 21 मार्क्स आए थे सॉम में से। तो कुल मिला के 42 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ सॉम एंड सॉइल से आउट ऑफ 150। मेंस की बात करते हैं, मेंस में आए थे 8 क्वेश्चंस। करने होते हैं 5 ही, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस का जब हम वेटेज देखेंगे इट वाज ऑलमोस्ट 100 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। तो ऑन दिस बेसिस आप समझ सकते हो कि ये सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम की बात करेंगे दैट इज गेट। गेट में 27 to 30 मार्क्स एप्टीट्यूड और मैथ्स का आता है और जो बाकी 70 मार्क्स है वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से आते हैं। और अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करेंगे वो सॉइल मैकेनिक्स ही है। सॉइल मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट 13 to 14 मार्क्स हर साल आते हैं, हर साल। और इसी बेसिस पे आप देखो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमारा एक कोर सब्जेक्ट है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। चलो अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो होता है वो उसके प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड होता है। सिमिलरली जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स है तो पहला जो टॉपिक है ये आएगा, हमारा जो पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप समझो ये पूरे सॉइल मैकेनिक्स की आपकी बेस बन जाएगी इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें मतलब सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कंप्रेसिबिलिटी, एक्टिविटी वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एक तरह का बेस है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है और आपके कन्वेंशनल में भी आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको कहीं पर रोड बनाना है, ठीक है, और आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सा मटीरियल यूज़ करोगे, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ। आपको एज एन इंजीनियर उसको प्रॉपर वे में बोलना कि हम यूज़ क्या करें, जैसे सैंड, सिल्ट, मीन्स एक तरह का सॉइल का नॉमेनक्लेचर हमें करना है और वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। दूसरी बात है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर ये हमारी ग्राउंड लेवल है और हमें कहीं पे कुछ बिल्डिंग बनानी है या फ्लाईओवर बनाना है तो हम कहाँ पे बनाते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे नहीं बनाते हैं, हम कुछ एक्सकेवेशन करते हैं और फिर उसके बाद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल था, मैंने एक्सकेवेशन की और एक्सकेवेशन करके मैं यहाँ पे पहुंच गया, फिर उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूँ। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट है जहां से मेरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है वहां पे कितना स्ट्रेस आया है और जो ऑलरेडी यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट थी, मींस ऑलरेडी जो यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट थी इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस आ रहा था, ठीक है। वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है इफेक्टिव स्ट्रेस। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपको बिल्डिंग बनानी है और हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई हो, तो इस बिल्डिंग की वजह से
यहाँ पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस बिल्डिंग की 45 डिग्री पे होता है, तो इस बिल्डिंग की वजह से यहाँ पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, ये चीज भी आपको कैलकुलेट करनी है। और ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं। आपने सुना ही होगा अर्दन डैम्स। अर्दन डैम्स मतलब डैम्स बनाते क्यों है वैसे, ताकि हम पानी को स्टोर कर सके, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे किसी भी डैम की बात करें, अर्दन डैम की बात करें, ये हमने डैम बनाया, लेकिन अर्दन है मींस मिट्टी का बनाया है, और यहाँ पे हमने पानी स्टोर किया। ये पानी हमने स्टोर किया जनवरी में, क्योंकि मुझे जून जुलाई में ये पानी जरूरत था। अब अगर ये अर्दन डैम है, ठीक है, सॉइल की एक प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ विच इट अलाउज द वाटर टू फ्लो थ्रू इट्स पोर्स। अब जब पानी यहाँ से फ्लो करेगा, और इस फ्लो ऑफ वाटर को ही हम सीपेज कहते हैं, और ये सीप होके मतलब निकल जाएगा, इस डैम से निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें इसको स्टोर करना ताकि जून जुलाई में ये काम आ सके। लेकिन अगर ये सीपेज ज्यादा हुआ या अगर इस डैम की परमेबिलिटी ज्यादा हुई, तो ये पानी सारा का सारा खत्म हो जाएगा जून जुलाई से पहले। मींस हमें कोई पर्पज फिलफिल नहीं होगा। तो एज एन इंजीनियर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस डैम की परमेबिलिटी कितनी हो रही है या इसमें सीपेज कितनी हो रही है। अगर वो सीपेज ज्यादा हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के क्या क्या मेजर्स है, और वो चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट, जब रोड कहीं पे आपने देखा होगा बनते हुए, आपने जब सब ग्रेड की प्रिपरेशन हो रही है, आपने देखा होगा रोलर्स चलते हैं। तो वो रोलर्स क्यों चलाते हैं, ताकि वो सॉइल सब ग्रेड जो है वो कंपैक्ट हो जाए। बिल्कुल बात सही है। तो वो कंपैक्शन क्यों करते हैं, किस हद तक करते हैं, किस वाटर कंटेंट पे करना चाहिए, वो सब चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 कंपैक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। अगर आपने कहीं पे बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बना रखी है मैंने, और जो इसके नीचे सॉइल है ये सेटल कर गई 30 to 40 mm। एज सच 30 to 40 mm कोई बहुत बड़ी सेटलमेंट नहीं है, लेकिन अगर यही सेटलमेंट मतलब इस सेटलमेंट की वजह से इस बिल्डिंग में थोड़े से क्रैक्स आएंगे, जो कि हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर अर्थक्वेक आया तो वही क्रैक जो है वो डेंजरस प्रूफ हो सकते हैं, एंड देयर विल बी द लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो एज अ सिविल इंजीनियर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहां पे मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, जहां पे मैं कोई भी कंस्ट्रक्शन चीज कर रहा हूं, वहां पे कितनी सेटलमेंट होगी। तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट, अगर हम कोई भी चीज देखें, किसी भी चीज की बात करें, हमारे लिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मायने रखती है। चाहे हम इंसानों की बात करें या चाहे हम किसी भी मटेरियल की बात करें, आयरन की बात करें, कंक्रीट की बात करें, स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्लैब बनाई और स्लैब बनाई M20 से, मीन्स 20 किलो न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक बार स्लैब बनाई M20 से तो उसके ऊपर अब कुछ भी लोडिंग कर सकते हैं। जो ही उस स्लैब के ऊपर M25 की लोडिंग आए वो स्लैब ब्रेक हो जाए। इसीलिए इसी तरह से सॉइल की भी कुछ स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ कितनी है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, शेयर स्ट्रेंथ, जहां पे हमें पता चलेगा कि सॉइल कितना लोड, सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थ प्रेशर। आपने देखा होगा जब हम कोई ब्रिज बनाते हैं या कोई फ्लाईओवर बनाते हैं तो उसके स्टार्टिंग और एंड पे एक एम्बैंकमेंट सा बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, और इस एम्बैंकमेंट के पीछे फिलिंग की जाती है सॉइल से या सैंड से। तो इस सॉइल की वजह से इस वॉल पे जो है, इस वॉल पे प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर कितना पड़ रहा है, कहां पे पड़ रहा है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको वो पता होना चाहिए। क्योंकि उसी प्रेशर और वो कहां पे एक्ट हो रहा है, वो चीज, वो दो वैल्यूज फिर आरसीसी वाला इस्तेमाल करेगा और फिर उसके हिसाब से आपको स्टील निकाल के देगा। क्योंकि जो वो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, और उस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें स्टील की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज मतलब साइड बाय साइड चलता रहता है। मींस आपका काम है वो प्रेशर निकालना और कहां पे लग रहा है, और जो आरसीसी वाले का काम है वो आपको स्टील डिजाइन करके देगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। अगर हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक्स की या किसी हाईवे की, जब हम रेलवे ट्रैक बनाते तो वो एम्बैंकमेंट पे बनाते हैं, राइट। ये फॉर एग्जांपल एम्बैंकमेंट है और यहां पे रेलवे ट्रैक है।
तो आप ध्यान दो, यहाँ पे आपने इसको एक स्लोप से ज्वाइन किया है, इस लेवल को और इस लेवल को स्लोप से ज्वाइन किया है। तो एज एन इंजीनियर, एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर, आपका काम है कि ये जो स्लोप है ये स्टेबल होना चाहिए। तो हाउ टू मेक दिस स्लोप स्टेबल, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स को चेक करते हैं, वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 10 स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। ये जो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10 है, ये आपका सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स। अब जो ये सारा स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हमारा बेसिक काम होता है कि वो जो स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है हम ग्राउंड तक पहुंचा दें। ठीक है, अब लेकिन कैसे पहुंचा दें, किसके थ्रू हम ग्राउंड में पहुंचा दें वो लोड, वो आएगा फाउंडेशंस में। फाउंडेशंस दो तरह की होती है, एक होती है शैलो फाउंडेशन, एक होती है डीप फाउंडेशन, जिसको पाइल फाउंडेशन भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा है कि एक मिसलेनियस टॉपिक्स है, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये मतलब नो डाउट ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7, ये चीज़ आपको 5th सेमेस्टर में पढ़नी है, मीन जिसका हमने सॉइल मैकेनिक्स 1 रखा है नाम। और फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 13 ये आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, जिसका जियोटेक सेकेंड नाम है। बात करेंगे बुक्स की, रिकमेंडेड बुक्स। अगर मैं बुक्स की बात करूं, आप ला सकते हो एसके गर्ग, ठीक है, जो कि कंसेप्चुअली बहुत अच्छी बुक है, जितना हमें जरूरत है उतना उसमें लिखा है, हाँ, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है उसमें। दूसरी बुक है हमारे पास बीसी पुनमिया, या आप अरोरा यूज कर सकते हो। दोनों बुक्स बहुत ही थोड़ी मोटी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकिन उसमें आपको ज्यादा मिलेंगे। तीनों में से आप कोई भी बुक यूटिलाइज कर सकते हो अपनी और नॉलेज गेन करने के लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉइल इज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये उस रॉक का छोटा छोटा जब टुकड़े होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। अगर हम नेचर की बात करें, ठीक है, नेचर में कई तरह के रॉक्स है, लाइक इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। इन्हीं रॉक्स पे क्या होता है, इन्हीं रॉक्स पे इरोजन होता है या वेदरिंग होती है। ठीक है, अब बात आती है वेदरिंग की। वेदरिंग दो तरह की होती है, या तो होती है फिजिकल वेदरिंग या तो होती है केमिकल वेदरिंग। बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग की एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने JNK की बात करें, कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एक रिवर है झेलम, जो कि ऑरिजिनेट होता है वेरीनाग से। जहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है वहाँ से इस रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और उस स्पीड की वजह से ये अपने साथ वो बड़े बड़े बोल्डर्स भी लाता है, और जैसे ही आगे आगे चलते हैं वो बड़े बड़े बोल्डर्स छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं ड्यू टू एट्रिशन, एब्रेशन, कोलिजन, और इन्हीं की वजह से ये छोटे टुकड़ों में ब्रेक होते हैं और जैसे आगे चलते हैं और आगे जाके कहीं पे डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की, ग्लेशियर जो है हमारे गुलमर्ग साइड से है, जैसे ही मतलब जून जुलाई स्टार्ट आएगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने स्टार्ट होंगे। जैसे ही वो मेल्ट होंगे वो भी थोड़े से खिसक जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो बोल्डर्स है वो बोल्डर्स के बीच में फिर से एट्रिशन, एब्रेशन, कोलिजन होने लगते हैं, और फाइनली वो फिर से ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी तरीके से विंड भी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने ये कहा कि रिवर बोल्डर साथ लाता है तो 1-2 दिन का काम है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होने के लिए कई हजार साल लगते हैं। प्लीज ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन लगते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बात करेंगे केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग बोले तो मींस या तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, या तो उसमें रिडक्शन होगा, या तो कार्बोनेशन, और इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। आगे चलते हैं, जब एक बार सॉइल ब्रेक होगी और जो रॉक्स है वो छोटे टुकड़ों में ब्रेक, अब 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, या जो सॉइल पार्टिकल्स है या तो वो अपनी जगह रहेंगे, ठीक है, या तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अगर सॉइल जो है अपनी जगह रही, मीन जहां पे उसका पेरेंट रॉक है, अगर वो वहीं पे पाई जाएगी तो उस सॉइल को हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। और अगर वो सॉइल
किसी दूसरी जगह पे जाएगी, मीन्स ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दूसरी बात, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें, मीन्स रॉक है ड्यू टू रिवर, ड्यू टू विंड, ड्यू टू ग्लेशियर्स, ये ब्रेक हो जाता है, तो जो वो सॉइल बनती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज हूबहू उसी की तरह होंगी जिस तरीके का वो रॉक होगा, मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एक तो सॉइल और जहां से वो बनी मीन्स पेरेंट रॉक। लेकिन जब हम केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सॉइल बनेगी ड्यू टू केमिकल वेदरिंग वो सेम मतलब हूबहू नहीं होगी पेरेंट रॉक, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी फ्रॉम द पेरेंट रॉक। ठीक है, ये कुछ मतलब ये था कि किस तरीके से सॉइल बनता है। अगर मैं इसी चीज को डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है वेदरिंग। वेदरिंग होती है रॉक्स पे। जैसे ही वेदरिंग होती है देयर आर चांसेस कि जो वो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट होगी। जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट होंगी, फिर आता है डिपोजिशन। ठीक है, मींस डिपोजिशन। डिपोजिशन के बाद क्या है, फिर एक हीव जैसा बनने लगेगा, मींस फॉर एग्जांपल 10 साल में, फॉर एग्जांपल ये रिवर था और 10 साल में उसने इतनी सॉइल डिपॉजिट की, आफ्टर अगेन 10 इयर्स वो और एक इतनी सॉइल डिपॉजिट करेगा, ऐसे ही हजारों साल बीतेंगे, एक हीव जैसे बना, मींस अपहीवल स्टार्ट होगा, मींस आफ्टर डिपॉजिशन देयर विल बी द अपहीवल। अपहीवल मींस एक तरह का फिर से एक माउंटेन बनने लगेगा, फिर से इसी की वेदरिंग स्टार्ट होगी, फिर से ये ट्रांसपोर्ट होगा, फिर से ये डिपॉजिट होगा, फिर से ये अपहीवल बनेगा, ये साइकिल चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये सॉइल बनती है। वैसे ये तो सॉइल पूछेगा नहीं कि सॉइल कैसे बनती, क्योंकि ये बचपन वाला टॉपिक है, 10th 11th में पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सॉइल। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स की। अगर हम देखेंगे देयर आर ऑलमोस्ट 50 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में 13 to 14 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमें मिलती है, और हम वही 13 से 13 to 14 टाइप्स ऑफ सॉइल ही पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारी सॉइल्स हैं तो उनका नाम भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और उनको रिमेंबर करना भी आसान नहीं रहता है। इस वजह से ताकि वो हमें याद रहे, हम उन सॉइल्स को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले सॉइल से। अगर मैं पहले बात करूं रिवर गंगा, जो कि ओरिजिनेट होती है हिमालय से और स्टार्ट होने के बाद यूपी बिहार से चल के बे ऑफ बंगाल में जाती है। जहां से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली अपने साथ बोल्डर्स लाएगी और उनको ब्रेक वेक करके यूपी बिहार में डिपॉजिट करके फाइनली कहां चला जाता है। जो ये डिपॉजिटेड सॉइल रहती है इसको हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। मीन जो ये रिवर गंगा ने मतलब रिवर के फ्लो की वजह से जो सॉइल बनती है उसको क्या नाम देते हैं हम, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। किसने ट्रांसपोर्ट किया है, रिवर ने ट्रांसपोर्ट किया है। मीन्स कहने का मतलब अगर आप यूपी बिहार में देखोगे और जहां जहां से ये रिवर गंगा बहती है, आप उन एरियाज में कौन सी सॉइल पाओगे, एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट बात करेंगे उदयपुर या भोपाल की, वहां पे लेक्स हैं, छोटे छोटे लेक्स हैं, और जैसे ही बारिश होती है तो सॉइल इरोजन होने लगता है और जो सॉइल पार्टिकल्स है वो किन में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं एट द बॉटम ऑफ लेक्स। तो कहने का मतलब जो अगर हम लेक्स की बात करें, इनके बॉटम पे जो सॉइल मिलेगी उसका नाम है लैक्स्ट्राइन सॉइल। मींस लेक्स से आप याद रख सकते हो कि लैक्स्ट्राइन सॉइल। ठीक है, ये बस नाम याद रखने के लिए इंटरलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लेक्स है। अगर हम बात करेंगे कनाडा की, कनाडा में बहुत बड़े लेक्स हैं और कनाडा में अगर देखेंगे सॉइल भी अगर कौन सी मिलती है वो लैकोस्ट्राइन ही मिलती है, क्योंकि वहां पे मेजर पोर्शन ऑफ लेक्स पाया जाता है। इस तरीके से बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में एक फेमस चीज है, क्या है, मैरीन ड्राइव। तो उस मैरीन ड्राइव से आप याद रखो मुंबई में मिलती है मैरीन सॉइल, और मैरीन सॉइल इसके बैंक्स पे।
और ये जो ऑब्वियसली मैरिन ड्राइव की यहाँ पे क्या है, सी। तो कहने का मतलब है जहाँ पे ये सी है मीन सॉल्टी वाटर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कौन सी सॉइल मिलती है मुंबई में, मैरीन सॉइल। मैरीन आप याद रख सकते हो मैरीन ड्राइव से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे कहा रिवर गंगा है तो एल्यूवियल सॉइल सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। एल्यूवियल सॉइल आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह मिलेगी जहां जहां से रिवर बहता हो। अभी मैंने यहाँ पे गंगा की बात की, हो सकता है झेलम की बात हो, फिर ब्रह्मपुत्र की बात हो, इंडस की बात हो, बहुत जो भी रिवर है उसके बैंक्स पे आपको एल्यूवियल सॉइल ही मिलेगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला मुंबई में मैरीन सॉइल है तो सिर्फ मुंबई में मैरीन सॉइल मिलेगी, ऐसा नहीं है। जहां जहां से ये सी बेल्ट होगा वहां वहां से आपको मैरीन सॉइल मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिमालयाज है, ठीक है। थोड़ा ऊपर आते हैं, ये हिमालय जहाँ पे जो पत्थर है आपको नहीं लगता विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आ सकता है। जब ये नीचे आएगा ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होने को ही सॉइल वही सॉइल कहती है। तो उस सॉइल का नाम हम रखते हैं कोलोवियल सॉइल, ठीक है। या उसका नाम दूसरा है टैलस सॉइल भी, मींस ये भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। और जो सॉइल बनती है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, उस सॉइल का नाम है कोलोवियल सॉइल, या उसका दूसरा नाम भी है टैलस सॉइल। थोड़ा ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट आपने वॉल्केनो सुने हैं। वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं ऑब्वियसली बहुत बड़ी मतलब एक तरह का भूचाल जैसा ही आता है। तो उस वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से भी जो ये कहते हैं रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वॉल्केनो से सॉइल बनती है उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक ऐश। अब दो चीजें हो सकती है, या तो वो वॉल्केनिक ऐश ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अगर वो वॉल्केनिक ऐश ट्रांसपोर्ट हुई विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर्स, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है। अगर वो ट्रांसपोर्ट हुई उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। और अगर वो वहीं पे रही जहां से वो निकला लावा तो उसको कहते हैं बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे बेंटोनाइट सॉल्यूशन, बेंटोनाइट सॉइल की। जो बेंटोनाइट सॉइल है क्योंकि वॉल्केनो से ही बनाते हैं, वॉल्केनिक ऐश से, और वहीं पे मिलता है जहां से वॉल्केनो निकलता है, ठीक है। इस बेंटोनाइट सॉइल की जो है प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इसमें एक तो मोंटमोरेलाइन मिनरल होता है जिसकी वजह से इसमें एक क्लेई नेचर आता है, और दूसरा इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा होता है। स्वेलिंग श्रिंकेज समझ आता है, मीन्स पानी जैसे ही इसमें ऐड होता है इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसको स्वेलिंग कहते हो। और जैसे ही पानी इससे बाहर निकला ड्यू टू इवेपोरेशन इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, जिसको श्रिंकेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मार्ल सॉइल की। मार्ल सॉइल, अगर मैं यहाँ पे देखूं लक्षद्वीप आइलैंड्स की, इसकी यहाँ से सी है, ठीक है। और इस सी में क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। जैसे ही इन एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है ना, ये डिकम्पोज हो, ये जो है डिपॉजिट होते हैं इसी आइलैंड पे। और विद द टाइम इन एक्वेटिक प्लांट्स और इन एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है और रहते हैं यहाँ पे बोन्स, मीन्स एक तरह का कैल्शियम होता है। मीन्स आप याद रख सकते हो जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें काफी सारा माल है, माल, ठीक है। और उसी माल से आप नाम याद रखो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स में आपको जो सॉइल मिलती है उसका नाम मार्ल सॉइल है, मार्ल सॉइल। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल की। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो आपको इस पोर्शन में मिलता है, कर्नाटका, ओडिशा, इसी पोर्शन में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। अब इसका ब्लैक कॉटन क्यों नाम है, क्योंकि ये जो सॉइल है इस पोर्शन में ये डार्क कलर की होती है। दूसरा, ये जो सॉइल है इट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, इसलिए इसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। और जो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, आप समझो ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग में सबसे खास सॉइल है। क्यों? अगर मैं किसी भी इंसान की बात करते हैं ना, वो दो चीज़ों से जाना जाता है, या तो उसकी अच्छाइयों से या तो उसकी बुराइयों से। और जो ये सॉइल है ये इसकी बुराइयों से जाना जाता है। बुराई मीन्स सबसे पहले इसकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम है, दूसरा इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत ज़्यादा आता है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपको 90% सवाल इसी सॉइल से पूछा जाएगा कि ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है मिलती कहाँ पे, इस ब्लैक कॉटन सॉइल में किस तरह की फाउंडेशन आप दोगे, इस ब्लैक कॉटन सॉइल में को स्टेबलाइज करने की क्या क्या तरीके हैं। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। नेक्स्ट बात करेंगे लैटेराइट सॉइल की, ठीक है। लैटेराइट सॉइल आपको यहाँ ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, मीन्स इस एरिया में मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इन एरिया में एक
हिल्स होते हैं, स्मॉल हिल्स होते हैं, और वो हिल्स जो माउंटेन्स हैं वो क्लाउड्स को रिटेन करते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बारिश होती है। अगर इन जगहों पे देखें, यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, और उस हेवी रेनफॉल की वजह से एक प्रोसेस आप पढ़ोगे जिसका नाम है लीचिंग। लीचिंग क्या करता है, मीन जैसे ही रेनफॉल आई, वो रेनफॉल इस सॉइल में जाती है, और वहां से सिलिका जो है, सिलिका इस सॉइल में सिलिका होता है, वो इस सिलिका को डिसॉल्व करता है और अपने साथ मतलब अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। और बचता क्या है इस सॉइल में, इस सॉइल में बचता है आयरन और मैग्नीज। मीन्स सिलिका कम हो गया, और उस सिलिका को कम होने को हम कहते हैं लीचिंग, और रहता क्या है इसमें, आयरन। आप मुझे बोलो इसका कलर कैसा होगा, ऑब्वियसली इसका कलर रेड होगा, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस लेटराइट सॉइल को हम रेड सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट सॉइल जो हमारे पास है वो है मक सॉइल एंड पीट सॉइल, ठीक है। मक सॉइल एंड पीट सॉइल क्या है कि ये एक तरह के ऑर्गेनिक सॉइल्स है। देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट है, ठीक है, और उन फॉरेस्ट से क्या होता है, लीव्स गिरते हैं, ब्रांच गिरते हैं, फाइनली वो क्या होते हैं, डिकम्पोज, मींस एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर किस में जा रहा है, सॉइल में। अब ये मक सॉइल और पीट सॉइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मींस जहां पे हेवी डेंस फॉरेस्ट है वहां पे आपको मिलेगी पीट सॉइल, मींस एक तरह का हेवीली ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा सॉइल में। और जो हमारे पास मक सॉइल है इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, मगर उतना नहीं होता है जितना पीट सॉइल में होता है। बस डिफरेंस है परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दीज सॉइल्स, जिसमें ज्यादा होता है उसको हम पीट सॉइल कहते हैं, और जिसमें कम परसेंटेज होती है ऑर्गेनिक मैटर की उसको कहते हैं मक सॉइल, ठीक है। मक सॉइल और पीट सॉइल को कलेक्टिवली कहते हैं क्यूमुलो सॉइल भी, ठीक है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। लास्ट में मतलब ये लास्ट में वैसे सॉइल नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ सॉइल को गिना जाता है इसमें, जिसको हम कहते हैं लोम सॉइल। ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल का, मींस एक डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट, ग्रेवल का, उसी को कलेक्टिवली फिर क्या कहा गया है, लोम सॉइल, ठीक है। ये सारे जो मैं अभी तक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, और इसके नोट्स अगर किसी को चाहे वो मुझे ईमेल कर सकता है, और ईमेल डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया।